नमस्कार साथियों, काव्या क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी से एक आग्रह है कि यदि आप नए हैं तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। हम हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रश्नोत्तरी पर बात कर रहे हैं और इस संदर्भ में हम आदिकाल की प्रश्नोत्तरी संख्या 9 पर पहुंच गए हैं। आप सभी से निवेदन है कि प्रश्नोत्तरी का अच्छे से अध्ययन करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। जिस श्रृंखला में प्रथम प्रश्न है, खलीफा अल-मामून का आक्रमण किस रासो ग्रंथ में हुआ? खलीफा अल-मामून का आक्रमण किस रासो ग्रंथ में हुआ है, यानी किस रासो ग्रंथ में खलीफा आक्रमण के बारे में वर्णन मिलता है? तो विकल्प ए है, जो विकल्प ए हम्मीर रासो, विकल्प बी खुमान रासो, विकल्प सी पृथ्वीराज रासो, विकल्प डी बीसलदेव रासो। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा, पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प, पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प दो। विकल्प दो इसका सही उत्तर होगा विकल्प दो। विकल्प दो इसका पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प दो। विकल्प दो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प दो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प दो। यदि हम प्रश्न नंबर दूसरा देखें, प्रश्न नंबर 2 देखें तो प्रश्न नंबर दूसरा ये है, ऋतु वर्णन के प्रसंग में बाह्य प्रकृति इस रूप में चित्रित नहीं हुई जिससे आंतरिक अनुभूति दब जाए। प्रिय के नगर से जाने वाले अपरिचित पथिक के प्रति नायिका के चित्त में किसी प्रकार के दुराव का भाव नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस ग्रंथ के बारे में है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस ग्रंथ के बारे में है? विकल्प नंबर 1 पृथ्वीराज रासो, विकल्प नंबर 2 बीसलदेव रासो, विकल्प नंबर 3 संदेश रासक, विकल्प नंबर 4 खुमान रासो। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2 बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो इसका सही उत्तर होगा बीसलदेव रासो। प्रश्न नंबर 3 देखें, चित्तौड़ में खुमान नाम के कितने राजा हुए? विकल्प नंबर 1 2, विकल्प नंबर 2 3, विकल्प नंबर 3 4, विकल्प नंबर 5, विकल्प नंबर 4 5। इसमें सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 2। इसमें सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 2, यानी 3 राजा हुए, खुमान नामक 3 राजा हुए। विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर, यदि हम प्रश्न नंबर 4 की बात करें, प्रश्न नंबर 5 की बात करें, प्रश्न नंबर 5 शिव सिंह सरोज में किस कवि के लिए लिखा है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के कवि थे? विकल्प नंबर 1 भट्ट केदार और मधुकर भट्ट, विकल्प नंबर 2 सारंगधर, विकल्प नंबर 3 नरपति नाला और विकल्प नंबर 4 चंद्रवरदाई। तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 भट्ट केदार और मधुकर। भट्ट केदार और मधुकर, इसका सही उत्तर होगा भट्ट केदार और मधुकर। प्रश्न नंबर 6 कवि अद्यमान कहाँ के रहने वाले थे? विकल्प नंबर 1 अफगानिस्तान, विकल्प नंबर 2 विक्टोरिया, विकल्प नंबर 3 मुल्तान और विकल्प नंबर 4 तालिबान। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 मुल्तान, यानी भट्ट अद्यमान मुल्तान के रहने वाले थे। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 में असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, कीर्ति दिलाता में विद्यापति ने अपने को कीर्ति सिंह का लेखन कवि कहा है, जो संभवतः इन्हें कीर्ति सिंह का बाल बंधु सिद्ध करता है। विकल्प नंबर 2 पदावली मैथिली भाषा में रचित है। विकल्प नंबर 3 इसका विषय राधा तथा अन्य गोपियों के साथ साथ कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है।
विकल्प नंबर 4 सभी सही हैं। तो 7वें प्रश्न का उत्तर है सभी सही हैं। यानी कीर्ति लता में विद्यापति ने अपने को कीर्ति सिंह का लेखन कवि कहा है, जो संभवतः इनके बाल बंधु सिद्ध होते हैं। और पदावली मैथिली भाषा में रचित ग्रंथ है तथा पदावली का जो विषय है राधा और कृष्ण, राधा और अन्य गोपियों के साथ साथ कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है, इसलिए ये चारों कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 8 में एक कथन है। यह कथन वस्तुतः पृथ्वीराज रासो विक्रम संवत 1600 के आसपास लिखा गया। यह भी नहीं कहा जा सकता कि पहले पृथ्वीराज रासो का मूल ग्रंथ अपने वर्तमान परिमाण से बहुत छोटा था, परंतु पीछे से बढ़ाया गया है, क्योंकि आज से 185 वर्ष पूर्व उसी के वंशज कवि यदुनाथ ने उसका 10,500 श्लोकों का होना लिखा है, जो वर्तमान रासो का प्रमाण है। उक्त कथन किसका है? विकल्प नंबर 1 कर्नल जेम्स टॉड, विकल्प नंबर 2 डॉक्टर बुलर, विकल्प नंबर 3 मोतीलाल मेहनेरिया, विकल्प नंबर 4 गौरा हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। विकल्प नंबर इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसका सही उत्तर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। प्रश्न नंबर 9 कवि की लेखनी चित्रकार की उस तुलिका के समान नहीं है जो छाया और आलोक के सामंजस्य से चित्रों का ग्रह बनाती है, बल्कि उस शिल्पी की टाँकी के समान है जो मूर्ति को भित्ति गात्र में उभार देती है। हम उत्कीर्ण मूर्ति की ऊंचाई नीचाई का पूरा अनुभव करते हैं। यह कथन किसका है? विकल्प नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प नंबर 2 रामस्वरूप चतुर्वेदी, विकल्प नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प नंबर 4 नामवर सिंह। इसका 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 10 पृथ्वीराज रासो कितने समय में विभाजित है? विकल्प नंबर 1 69, विकल्प नंबर 2 60, विकल्प नंबर 3 59, विकल्प नंबर 4 67। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 69 सर्गों में व्यक्त या जिनको समय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 1272 मझारी जेठ बदी बुधवार नाला रसायन आरंभ शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। उक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? विकल्प नंबर 1 परमाल रासो, विकल्प नंबर 2 पृथ्वीराज रासो, विकल्प नंबर 3 विशलदेव रासो, विकल्प नंबर 4 खुमान रासो। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 विशलदेव रासो से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो इसमें एक कथन है। वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावपन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग एवं सचेत कवियों का फलक है। यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 12 का विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 2 रामस्वरूप चतुर्वेदी, विकल्प 3 डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प 4 नामवर सिंह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है आदिकाल से संबंधित। प्रश्न नंबर 13 संदेश रासक में लगभग कितने तिहाई पद रासक छंद में हैं? विकल्प नंबर 1 1/3, विकल्प नंबर 2 आधा तिहाई, विकल्प नंबर 3 2/3, विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रथम विकल्प नंबर 1 यानी 1/3 रासक छंद में लिखा गया है। संदेश रासक ग्रंथ। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो इसमें एक स्थापना और तर्क है।
शशिव्रता और संयुक्ता इन दोनों रानियों को अप्सरा का अवतार बताया गया है। तर्क यह है, वीर रस की प्रधानता होने के कारण चंद ने छप्पे छन्नों का अधिक प्रयोग किया है। विकल्प एक स्थापना सही और तर्क गलत। विकल्प 2 दोनों गलत। विकल्प 3 स्थापना गलत, तर्क सही। विकल्प 4 दोनों सही। 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 यानी दोनों सही। विकल्प नंबर 4 यानी दोनों सही। प्रश्न नंबर 15, बीसलदेव रासो के संदर्भ में संगत कथन चयन करें। प्रथम खंड में मालवा के परमार की पुत्री राजमती से साखबरी नरेश बीसलदेव विग्रहराज के विवाह का वर्णन है। दूसरे में बीसलदेव राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाता है। तीसरे में राजमती का विवाहखंड है। चौथे में भोजराज का अपनी पुत्री को लेवा लाना और बीसलदेव उसे वहां से चित्तौड़ लौटा लाने का प्रसंग है। विकल्प 1 3 4, विकल्प 2 1 3, विकल्प 3 सभी संगत हैं, विकल्प 4 सभी असंगत हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 की देखें। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वीराज विजय नामक एक संस्कृत काव्य खंडित प्रति किसके हाथ लगी। विकल्प 1 कर्नल जेम्स टॉड, विकल्प बी डॉक्टर वूलर, विकल्प सी मोतीलाल मेहनिया, विकल्प डी देवी प्रसाद। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा देवी प्रसाद। प्रश्न नंबर 17, इस पुस्तक की सबसे प्राचीन प्रति संवत 1669 अर्थात 1612 ईस्वी की है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने किस रचना के बारे में कहा है। विकल्प नंबर 1 परमाल रासो, विकल्प नंबर 2 पृथ्वीराज रासो, विकल्प नंबर 3 बीसलदेव रासो, विकल्प नंबर 4 कुमान रासो। तो इस प्रश्न का 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 17वें प्रश्न का सही उत्तर है 17वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 बीसलदेव रासो। विकल्प नंबर 3 बीसलदेव रासो। प्रश्न नंबर 18, प्राकृत पेंगलम किनकी रचना संकलित नहीं है। प्राकृत पेंगलम किनकी रचना है। प्राकृत पेंगलम किनकी रचना है, ये देखना है कि प्राकृत पेंगलम किनकी रचना है। विकल्प नंबर 1 विद्याधर, विकल्प नंबर 2 सारंगधर, विकल्प नंबर 3 जल्लज, विकल्प नंबर 4 सभी। अर्थात जो इस 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 ये सभी की रचना है। प्राकृत पेंगलम इन सभी की रचना है। एक बब्बर नामक लेखक और है, उसकी भी यह रचना मानी जाती है। बब्बर नामक एक लेखक और है, उसकी भी यह रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 19, मैं उस पृथ्वी का भोग करता हूँ जो निरंतर दौड़ते हुए घोड़े की टाप की मुद्रा से मुद्रित होती है। निम्न में से यह कथन किसका है। विकल्प नंबर 1 जयचंद्र, विकल्प नंबर 2 गोविंद चंद्र, विकल्प नंबर 3 राजा कर्ण, विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 19वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर 2 गोविंद चंद्र। प्रश्न नंबर 20, सब मिलाकर कीर्तिलता अपने समय का बहुत सुंदर चित्र उपस्थित करती है। वह इतिहास का कवि दृष्टि जीवंत रूप है। उसमें न तो काव्य के प्रति पक्षपात है और न इतिहास की उपेक्षा। उसमें यथा स्थान पाठक के चित्त में
करुणा, सहानुभूति, हास्य, औत्सुक और उत्कंठा जागृत करने के विचित्र गुण हैं। निम्न में से किसका कथन है? विकल्प नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प नंबर 3 शुक्ल, विकल्प नंबर 4 नलिन विलोचन शर्मा। इसका सही 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 20वें प्रश्न का सही उत्तर है 20वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 21 कुछ में देवी शक्ति का आरोप करके पौराणिक बना दिया गया है, जैसे राम, बुद्ध, कृष्ण आदि, और कुछ में काल्पनिक रोमांस का आरोप कर के उन्हें निजंतरी कथाओं का आश्रय बना दिया गया है, जैसे उद्यान, विक्रमादित्य और हाल जायसी के रत्नसेन, रासो के पृथ्वीराज में कथ्य और कल्पना का, फैक्ट्स और फिक्शन का अद्भुत योग हुआ है। यह कथन किसका है? विकल्प ए शुक्ल जी, विकल्प 2 बच्चन सिंह, विकल्प 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 4 नंबर सिंह। 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 22 केवल खालिस्तान में उदाहृत कुछ पदों के विषय में हर निस्संदिग्ध रूप से कह सकते हैं कि वे रचनाएं मूल रूप में सुरक्षित हैं। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है या उपयुक्त कथन किस रचना से संबंधित है? इसमें विकल्प ए प्रबंध चिंतामणि, विकल्प 2 संदेश राशक, विकल्प 3 प्रकृति पेंगलम, विकल्प 4 प्रबोध कोश। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 विकल्प नंबर 3 प्रकृति पेंगलम। 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 फर्रुखाबाद के कलेक्टर खालिस्तान में ने लोक में प्रचलित इन गीतों का संग्रह आलाखंड के नाम से छपवाया। विकल्प नंबर 1 कर्नल जेम्स टॉड, विकल्प नंबर 2 डॉक्टर बुलर, विकल्प नंबर 3 मोतीलाल मेनेरिया, विकल्प नंबर 4 चार्ल्स एलियट। 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 चार्ल्स एलियट। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर कवि किस राजा के सभा में थे? विकल्प नंबर 1 जयचंद, विकल्प नंबर 2 राजा कर्ण, विकल्प नंबर 3 गोविंद चंद्र, विकल्प नंबर 4 मोती चंद्र। 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 गोविंद चंद्र। प्रश्न नंबर 25 ललित विग्रह नामक नाटक किसका है? विकल्प नंबर 1 सोमदेव, विकल्प नंबर 2 चंद्रबरदाई, विकल्प नंबर 3 नरपति नालाल, विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 सोमदेव इसका सही उत्तर होगा। आज के लिए 25 ही प्रश्न। आपसे अनुरोध है कि यदि प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो सभी हिंदी प्रेमियों के पास, हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास अवश्य प्रेषित करें तथा यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।